नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 16 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको एनालिसिस कराएंगे। और यदि आप एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो आपका पूछा गया था तानसेन वर्षा आगमन के लिए कौन सा राग गाते थे। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर था, वो था मेघ अल्लार। जो तानसेन थे वो वर्षा आगमन के लिए मेल अल्लार जो राग गाते थे। ओके, इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि तानसेन ने 16वीं शताब्दी में मेघ अल्लार की रचना की थी। और ये जो राग था, बोल राग सूखे के बाद बारिश लाने के लिए गाया जाता था। और ऐसा ऐसा माना जाता है कि यह जो राग है वो बारिश लाने की असीम शक्ति रखता है। और आज भी गर्मी के दिनों के बाद बारिश के जश्न के लिए मेघ अल्लार राग गाया जाता है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। और तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा था। ओके, और तानसेन ने और कई भी राग लिखे थे, जैसे कि दरबारी राग हो गए, तोड़ी राग हो गए, मियाँ की मल्हार रागनी और मियाँ की सारंग आदि भी राग रागनियों की रचना की थी इन्होंने। ओके, अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिनव बिंद्रा और अनाहत सिंह का संबंध किस राज्य से है। तो इसमें आपका जो है मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया था। ओके, मिलान करना था, इस तरह से था कुछ। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा आपके जो हैं वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं, और आपके जो अनाहत सिंह जी हैं वो आपके दिल्ली से संबंधित हैं। ओके, और इनके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। देखिए, जो अभिनव बिंद्रा जी हैं उनका जन्म जो था 28 सितंबर 1982 को हुआ था। और ये भारतीय पूर्व खेल निशानेबाजी हैं और एक व्यापारी भी हैं, और यही एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। ओके, और उन्होंने ओलंपिक पदक विजेता में लगभग पद जीतने वाले केवल 2 भारतीयों में से एक भारतीय थे। अभिनव बिंद्रा पुरुषों की 10 मीटर राइफल या राइफल स्पर्धा में भाग लेते हैं और ओलंपिक खिताब जीतने वाले पहले भी भारतीय हैं। इन्होंने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2006 में विश्व चैंपियनशिप में सम्मान अर्जित किए थे। बिंद्रा ने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 पदक और एशियाई खेलों में 3 पदक जीते हैं। ओके, और जो उसके बाद जो अनाहत सिंह जी हैं वो दिल्ली के रहने वाली हैं। इन्होंने स्क्वैश खिलाड़ी में होनजाऊ में एशिया गेम 2023 में महिला टीम तथा मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। और कितने जीते थे? 2 कांस्य पदक जीते। और इस इवेंट में इन्होंने अनाहत सिंह ने एशिया खेल में सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी का भी खिताब अपने नाम दर्ज किया है। उसमें इनकी जो उम्र थी वो 16 साल 6 महीने और 16 दिन की थी। ओके, और लेकिन इनका जो रिकॉर्ड था कुछ दिनों तक ही चला। इसके बाद जो है जो संजना नाथुला आई थी, उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया था, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आपको जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपका होगा हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर में। ओके, इसके साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे का मुख्यालय भी जानना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए जान लेते थोड़ा सा। पूर्व मध्य रेलवे जो है भारतीय रेल की इकाई है। इसे लघु रूप में ईसीआर कहा जाता है, और इसकी स्थापना जो 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। उसके साथ आपको जो है मुख्य जोन है और उनके मुख्यालय दिए गए हैं, उनको भी आपको याद करना है। देखिए, मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, जहाँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में स्थित है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट आपका जो जोन आता है वो आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय। जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। अगला आपका है पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का आपका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और आपकी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में। ओके, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता के बीच रिज गार्डन में है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। और आपका दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई सेंट्रल में है। और मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई के चर्चगेट स्टेशन में है। अगला आपका है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली में स्थित है। आपको इन सभी मुख्यालयों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट मोस्ट दिए हुए हैं जिनके आने की सर्वाधिक संभावना है। नेक्स्ट आपका है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका जयपुर में है। अगला आपका है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है। और जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका बिलासपुर में। ओके, और आपका यह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। ओके, इतने आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन सभी को आपको याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगला आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका आया था,
शुद्धि आंदोलन किस संगठन के द्वारा किया गया था? इसी तरह से था कुछ क्वेश्चन। ओके, तो आपके शुद्धि आंदोलन का जो संगठन यदि पूछा है तो आपको लिखना है आर्य समाज। ओके, आर्य समाज को आपको टिक लगाना था। ओके, शुद्धि आंदोलन का जो किस संगठन के द्वारा किया गया था, तो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। और इस शुद्धि आंदोलन के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने थे, और दयानंद सरस्वती जी ने ही दयानंद सरस्वती को एक धर्म सुधार के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, और जो शुद्धि आंदोलन है इसके बारे में देखिए जान लेते हैं क्या है। देखिए, जो शुद्धि आंदोलन था, इस आंदोलन का मकसद था उन हिंदुओं को अपने मूल धर्म में वापस लाना जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। ओके, और इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों को शुद्धि कराई गई थी और शुद्धि कराने के बाद उनको हिंदू धर्म में वापस लाया गया था। ओके, और इस आंदोलन का विरोध जो था हिंदू और दूसरे धर्मों ने भी बहुत जमकर किया था। हिंदू, मुस्लिम आदि सभी धर्मों ने इस आंदोलन का बहुत ही विरोध किया था और इस आंदोलन के बाद हिंदू महासभा का गठन किया गया था। ओके, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था वो इस तरह से था कि कौन सा धर्म त्योहार नहीं है। ओके, तो कौन सा धर्म त्योहार नहीं है, मतलब कुछ दिया था नीचे, उनमें से आपको छांटना था। ठीक है, तो आपको जो गांधी जयंती था, कुछ त्योहार दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था, इसी तरह से ऑप्शन था कुछ। ठीक है, तो उसमें आपका जो मौसम था गांधी जयंती एक त्यौहार नहीं है, क्योंकि त्यौहार जो है धार्मिक मुद्दों से जुड़े हुए होते हैं। ये हमारा एक जो है वो है भारतीय है, यानी कि हमारे देश का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका आया था स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके ताराबाई शिंदे हैं। ओके, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष लेखक किस, और इन्होंने इस पुस्तक में वो स्त्री पुरुष की तुलना के बारे में बताया है। ओके, और इस ताराबाई शिंदे के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म था वो 1850 में हुआ था और 1910 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक नारीवादी कार्यकर्ता थे जिन्होंने 19वीं सदी में भारत के पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। ओके, और अपनी प्रकाशित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना के लिए जानी जाती हैं, जो मूल रूप से 1982 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। ओके, और इसमें उन्होंने जो है स्त्री के बारे में, दैनिक दशा के बारे में बताया था और बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छी पुस्तक है। एक बार आपको अगर टाइम मिले तो कहीं पढ़ के देखना। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वो आपका आया था सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो इसमें लक्षद्वीप आता है आपका राइट आंसर। ओके, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा लक्षद्वीप, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या है वो लक्षद्वीप की है। ओके, और ये जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की जो आबादी थी वो थी लगभग 64,429 थी, दर्ज की गई थी। ओके, और इस द्वीप पे लगभग 36 द्वीपों का ये एक समूह है और ये अपने खूबसूरत समुद्री तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। और लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर अगर पूछी जाए आग में तो आपकी 92.28% है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। ओके, और लक्षद्वीप में पुरुषों की साक्षरता दर अगर पूछी जाए तो 96.11% बनती है। अगला जब आपका क्वेश्चन आता है वो आपका आया था टेम्पल टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपकी जो टेम्पल टेल्स पुस्तक आई है उसके जो लेखक हैं सुजाजीत तिलक हैं, और इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि भारत के जो बहुत ही रहस्यमयी जगह हैं उनके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी है। ओके, और बहुत ही असाधारण इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस किताब में शेयर करी हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो आपका आया है। ओके, इस बारे में देखिए कुछ और भी पुस्तकें हैं जिनके आने की सर्वाधिक संभावना रहती है, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, एक जो पुस्तक है भारतीय राजकुमार का निजी जीवन, ये जो है मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। अगली आपकी पुस्तक आती है अछूत जो पुस्तक है मुल्कराज आनंद, ये भी मुल्कराज आनंद की है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ओके, ट्रेन के लिए पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह की है। एक क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है, आने की और भी संभावना है इसकी। गोदान मुंशी प्रेमचंद की किताब लिखी हुई है। और ये फेलुदा का संपूर्ण रोमांच, ये सत्यजीत रे की एक पुस्तक लिखी हुई है। और छाया का मुकाबला जो है मनोहर मालगोंकर की पुस्तक है। एक अज्ञात भारत की आत्मकथा नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और छोटी चीज़ों का देवता अरुंधति राय की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने के चांस सर्वाधिक। ओके, सफ़ेद बाग पुस्तक के लेखक आपके अरविंद अडिगा, इसके भी आने के चांस सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आता है वो आपका है लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं। तो आपके जो लच्छू महाराज हैं वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। ओके,
और भी प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, भरतनाट्यम की जो कलाकार हैं वो रुक्मिणी देवी और मल्लिका साराभाई हैं। ओके, उसके बाद आप कहते हैं कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कौन कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी हैं। ओके, और आपके कथक से यदि पूछा जाए तो कथक से जो बिरजू महाराज का संबंध है और शंभू महाराज का। ओके, नेक्स्ट आपके उड़ीसा से अगर पूछा जाए तो केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह है। ओके, नेक्स्ट यदि मणिपुर से पूछी जाए तो राजकुमारी विनोदी देवी और सिंहजीत सिंह मणिपुर से संबंधित हैं। ओके, यदि मोहिनीअट्टम से संबंधित पूछा जाए तो आपको कलामंडलम केलुचरण और जयप्रखा मेनन। नेक्स्ट आपके अगर कथकली से संबंधित पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कलामंडपम कृष्णन नायर और कलामंडपम गोपी कथकली से संबंधित हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, वो आपका आया था संविधान के अधिकांश विशेषताएं किस अधिनियम से ली गई हैं। ओके, तो उसमें डैश था, रिक्त स्थान था पूछा गया था। ओके, तो आपको वहाँ पे लिखना था 1935। ओके, संविधान की अधिकांश विशेषता हैं, अधिकांश भाग संविधान का जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ओके, और इसके बारे में प्रमुख अधिनियम थे, उनका भी संविधान में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके बारे में देख लेते हैं। उनके भी आने के चांस सर्वाधिक रहते हैं। जैसे कि आपका जो पहला अधिनियम बनता है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 में बना था, और इस अधिनियम के किसने क्या किया था, यह अधिनियम भारत के तहत भारतीय वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान इसने किया था। नेक्स्ट आपका जो आया था अधिनियम, वो भारत परिषद अधिनियम 1992 में आया था। ओके, और इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। ओके, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका है पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। ओके, और इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया था। अगला आपका आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में यह आया था। ओके, और इससे संबंधित इसने कहा था कि इस अधिनियम के तहत द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें कि प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया था, स्थानांतरित और आरक्षित विषयों पर। ओके, नेक्स्ट का आपका अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1935। यह जो है भारत संविधान का एक महत्वपूर्ण आधार है। इस अधिनियम में संघीय शासन की नींव रखी और केंद्रीय प्रांतों में स्वतंत्रता भी की प्रदान की। इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी और द्वैत शासन व्यवस्था को भी लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका अधिनियम आता है वो बिल्कुल लास्ट है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, लास्ट वाला बिल्कुल। और इस अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी और भारत में संविधान सभा को संवैधानिक बनाने का अधिकार भी दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपका आया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो आपके संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, वो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। ओके, और इसके संविधान संशोधन से जुड़ी आप कुछ बातों को भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यह जो है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में के अंतर्गत आता है। ओके, और इस अनुच्छेद के तहत संविधान को संशोधन करने का अधिकार मिलता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत की जरूरत होती है, और इसके अलावा संशोधन के लिए राज्य विधानमंडलों के कम से कम आधे बहुमत की भी जरूरत पड़ती है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमति के मिलने के बाद उसके हस्ताक्षर होने के बाद ही संविधान का हिस्सा बन पाता है। ओके, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी संविधान संशोधन पास नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो आपका आया था बीपी धनंजय को किस नृत्य के लिए रुक्मिणी देवी पुरस्कार मिला था। ओके, तो बीपी धनंजय को किसके लिए मिला था, तो भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, उसके लिए इनको मिला था। कलाकार हैं भरतनाट्यम के, उसके लिए उनको रुक्मिणी देवी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था वो हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं है। ओके, तो आपके बाई ऑप्शन के हिसाब से ठीक है था, अस्पताल एक ऑप्शन था, वो आपका राइट आंसर था, बिल्कुल अस्पताल नहीं था। ओके, और हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारतों के बारे में देख लेते हैं। ओके, आपको याद होना चाहिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, महान स्नानागार मिला था, और महान स्नानागार क्या था, ये मोहनजोदड़ो में स्थित एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था महान स्नानागार। ओके, नेक्स्ट आपका महान अन्नागार भी था, और ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में अंडार भंडारण के लिए विशाल अन्नागार पाए जाते हैं, बनाए गए थे। ओके, और ये जो एक सभा भवन था वो भी आपको वहाँ मिला था। मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक सभा तथा प्रशासनिक भवन भी था, जिसे हम सभा भवन कहते हैं। ओके, और एक इमारत और पाई गई थी किलेबंदी, सुरक्षा के लिए किलेबंदी की भी रचना वहाँ की गई थी। ओके, और एक था जल निकास प्रणाली, जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली सबसे उन्नत
तथा सबसे साफ सफाई वाली व्यवस्था मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपका था धम्म किस भाषा का शब्द है। ओके, तो इसमें आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा धम्म जो है वो प्राकृत भाषा का शब्द है। ओके, प्राकृत भाषा का शब्द है ये धम्म। और धम्म संस्कृत के शब्द धर्म का ही एक प्रकृत रूप है। ओके, तो धम्म का मतलब होता है धर्म संस्कृत भाषा में, और पाली भाषा में ही धर्म का अर्थ एक उच्चारण जो है वो धम्म के रूप में ही किया गया है। ओके, धम्म सबसे कई अर्थ होते हैं, जैसे कि धर्मपरायणता, नैतिक जीवन, सदाचार जीवन, धार्मिक जीवन और आत्मा की मुक्ति। नेक्स्ट आपका कुछ ओके, और इसके साथ आपको कि ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है बनता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचरणों की संहिता प्रस्तुत की थी उसे ही उन्होंने अपने अवलोकन में धम्म कहा था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म को शामिल शामिल में हो गए थे। ओके, कलिंग के बाद उन्होंने धम्म में शामिल हो गए थे, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, और उन्होंने युद्धों को त्याग दिया था। उन्होंने अपने लेखक में यह दृष्टिकोण परिवर्तन देखा जाए उनके अब लोगों में जो है यह दृष्टिकोण दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था वो आपका था ब्रिक्स सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार तेलंगाना के किस भारतीय को मिला था। ओके, तो ब्रिक्स सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार जो है वो शांता थॉटम को मिला था। और यह जो है तेलंगाना की प्रमुख नवाचार पुरस्कार, जिसे ब्रिक्स नवाचार पुरस्कार भी कहा जाता है, भारतीय डॉक्टर शांता थॉटम को मिला था। और उन्होंने यह पुरस्कार मोरक्को में आयोजित होने से पहले ब्रिक्स नवाचार फोरम को दिया गया है। यह जो है पुरस्कार विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के योगदान के लिए दिया जाता है। ये भी आपका ध्यान रखना है कि और जो शांता थॉटम ने तेलंगाना में कई नवाचारों का कार्यान्वयन किया था, जिन्होंने हैदराबाद के कमांडर कंट्रोल सेंटर में शामिल है, जो नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख CCTV कैमरों की डेटा का विश्लेषण करता है। ओके, यहीं तक आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन सारे पूरे होते हैं। इसी के साथ यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, तथा आपको पल पल अपडेट के लिए SSC MTET या किसी भी एग्जाम का एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, यदि आपका कमेंट में कोई सवाल है तो ज़रूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों।